हम कुछ नहीं, थ्योरी तो आज डिस्कस कर ही नहीं रहा। हाँ, पढ़ ली ना, वेरी गुड। पढ़ जरूर लेना थ्योरी, इवन पोर्टफोलियो भी खत्म हो जाएगा एक दो दिन में, उसकी थ्योरी पढ़ लेना। दोनों की थ्योरी हम एक साथ डील करेंगे नेक्स्ट संडे। उससे पहले की थ्योरी सारी कंप्लीटेड, राइट, अदर देन लिवरेजेस के 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस मैनुअल डेरिवेटिव्स। पेज नंबर 283 से स्टार्टिंग है। और प्रैक्टिकल की शुरुआत 296 से। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज रिलेटेड टू फॉरेक्स। मतलब इन्होंने डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव के साथ साथ फॉरेक्स और पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस भी दे दिए। तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पोर्टफोलियो के भी है, जहां जहां बीटा का रिलेशन आया, तो वो सारे क्वेश्चंस हम पोर्टफोलियो के बाद डील करेंगे। 18 में कोई डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 19 में कोई डाउट? इट मे बी कि इसके लास्ट वाले पार्ट में डाउट रहा हो, बाकी तो हो गया होगा, पूरा ही हो गया। हो गया, यस। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वही ई का फैक्टर, ई टू द पावर आर टी, वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग फैक्टर ही था। यहां पूछा है क्या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग? बट ई का फैक्टर गिवन नहीं है, यू कैन नॉट गो फॉर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। आप तो आर मिसिंग कर दो ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आर ही पूछा है ना आपसे कि कौन सी रेट ऑफर करेगा, आप आर मिसिंग कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं। आर की जगह एक्स लिख दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? जो रेट आया उसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रेट बोल दो। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है कि नहीं? किया, क्वेश्चन तो किया। वो चारों पार्ट के आंसर निकाले, ए बी सी डी चारों के निकाले। तो पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, सिनेरियो वापस क्रिएट करवा रहा हूं कि आप उस सिचुएशन में हो, ऐसा सोचना। मनदीप इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 25 इन बैंक डिपॉजिट फॉर 1 ईयर। एक बंदा है जिसके पास 25 लाख रुपए है, वो डिपॉजिट करना चाहता है। ऑल बैंक ऑफर्ड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। सभी बैंक 12% की रेट ऑफर कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, किसी को भी चूज करो कि फर्क पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन कंपाउंडिंग। 12% पर एनम सब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे बैंक का इंटरेस्ट सेम होगा। कंपाउंडिंग क्या दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से बैंक पर जाना चाहिए। मनदीप हैज इंक्वायर्ड डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 4 बैंक्स। 4 बैंक में उसने इंक्वायरी जनरेट की, और चारों बैंक के ऑफर्स ये हैं। बैंक ए जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे दे रहा है, बैंक बी क्वार्टरली बेसिस, बैंक सी मंथली बेसिस, बैंक डी वीकली बेसिस। अगर बात की जाए सीधा सीधा आंसर, हमें यहां तो सब कुछ कैलकुलेट करके बताना ही पड़ेगा, बट सीधा सीधा आंसर बोले तो बैंक डी विल बी हायर। क्यों? क्योंकि जिसकी कंपाउंडिंग ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा ही होगा। आपने बैंक ए, बैंक बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19,
बैंक ए बी सी डी चारों के आंसर्स निकाले होंगे, इन टोटल आंसर कितना आया ये बता दो। मतलब 25 लाख नहीं, रेट तो निकालने की जरूरत नहीं, आपको अमाउंट पूछा है ना सीधा सीधा कि इन चारों बैंक में से किस में आप डिपॉजिट करोगे। तो 25 लाख आपके एक साल बाद बैंक ए में कितने बन जाएंगे, बैंक बी में कितने बन जाएंगे, बैंक सी में, एंड सो ऑन। ये बता दो। 28 लाख 9,000। ठीक है, बैंक बी में ठीक है। अगला 28170। ये राउंडेड ऑफ का डिफरेंस है केवल। फिर किसी ने पूरे डिजिट लिए हो कैलकुलेटर पे, उनका आंसर कितना आ रहा है? यही आ रहा है। ठीक है, बैंक डी 28 लाख 300 28 लाख 18,352। यही आ रहा है, अलग आ रहा है 250। यही है। ठीक है, राउंडेड ऑफ में 53 है, 53 कर दो उसको। बाकी लोग चेक कर लो, आंसर यही आ रहा है या इसके आसपास 10-20 रुपए के डिफरेंस है। 250 चेक कर लो फिर एक बार। वीकली वाला आंसर था तो रेट को आपको डिवाइडेड बाय 52 करना था, और पावर में भी 52 आ जाएगा, राइट। इफेक्टिव रेट निकाला आपने, पहले पूछा है क्या क्वेश्चन इफेक्टिव रेट? कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर तो वही आना है। फिर आपने पावर जब 52 किया, मल्टीप्लाई 25 लाख किया, आंसर कितना आ रहा है? यही वाला आ रहा है क्या? 250 आ रहा है, मेजोरिटी 250 पे है, चेक कर लेते हैं फिर। 25 लाख मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर एन, यानी कि 1 प्लस आर टू द पावर 52, आर है 0.12 डिवाइडेड बाय 52, यही है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, 25 लाख मल्टीप्लाई 0.12 डिवाइडेड बाय 52 और उसमें +1 करो, कितना आ रहा है? 1.002307 टू द पावर 52। फिर आगे बढ़ते हैं, 25 लाख मल्टीप्लाई, जब इसको सोल्व करोगे पावर 52 को, तो यहां वो फैक्टर कितना आ रहा है? 1.1273। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हो गए, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2818250, मतलब यहां पे आप 250 कर दो। यस, तो ये आंसर आ रहा है 46। 4 रुपए का ही डिफरेंस है ना, फिर भी 353 ज्यादा डिफरेंस था। क्लियर है? यहां तक तो नॉर्मल था क्वेश्चन, हम सारे बैंक का निकाल लेंगे, बैंक डी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट बैंक डी दे रहा है। लेकिन इन्होंने बाद में क्या बोला कि बैंक ए एग्री टू क्रेडिट इंटरेस्ट एट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बेसिस, व्हाट विल बी द रिटर्न ऑफ मनदीप। नहीं, ये नहीं, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है। एक का तो क्वेश्चन ई टू द पावर वाला ही है, इससे ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है, इफ मंदीज कैश फॉर एवरी एक्स्ट्रा रुपीज विच बैंक विल इट प्रिफर्ड। इसका आंसर तो आ गया बैंक डी। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट बैंक बी शुड ऑफर टू अट्रैक्ट मनदीप्स डिपॉजिट। मतलब अगर मनदीप को बैंक बी की तरफ अट्रैक्ट करना है तो बैंक बी को ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब बैंक बी मनदीप को अट्रैक्ट कर पाए। इट मींस मनदीप ये बेस लेके चल रहा है, अभी सोल्व किया है,
ठीक है, आप 4 डिजिट पे कर रहे हो ना, चलेगा। हम इसके बेसिस पे कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेटर के बेसिस पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, चलेगा। हाँ, बैंक डी एक्सेप्ट कर रहा था अभी तक मनदीप, क्यों? क्योंकि बैंक डी उसको 28,18,250 रुपए ऑफर कर रहा था। अगर यही बैंक बी दे दे तो बैंक बी की तरफ चला जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब बैंक बी की पूरी इक्वेशन आप लिखो, उसकी जगह आप लिख दो मैच्योरिटी वैल्यू में बैंक डी वाला आंसर। क्यों? क्योंकि बैंक बी को अगर अट्रैक्ट करना है तो बैंक डी के इक्वल देना पड़ेगा। इज इक्वल टू 25 लाख मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर, बैंक बी की कंपाउंडिंग क्या है? क्वार्टरली बेसिस, टू द पावर 4। अब आर मिसिंग है, आर आ जाएगा क्या इससे? वही आर आपका आंसर होगा कि बैंक बी को इतना रेट ऑफर करना चाहिए अगर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहता है तो। क्या इसके बाद सोल्व हो जाएगा कि सोल्व कर लिया जाए? शुभम, सोल्व कर लिया जाए। जहां मैथमेटिक्स की इक्वेशन आई, ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 28,18,250 डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो ये याद होगा 1.1273 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 4। पावर 4 इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका ट्रायल एंड एरर कर दो, 4 को इधर ट्रांसफर करना ज्यादा बेहतर है। पावर 4 इधर ट्रांसफर होगा तो 1.1273 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। थोड़ा और आगे बढ़े तो 1/4 पावर को क्या सोल्व किया जा सकता है? 2 टाइम्स अंडर रूट। सिंपल, वो 12 बार अंडर रूट वाला फॉर्मूला भी काम करेगा, लेकिन यहां सीधा सीधा 2 बार अंडर रूट से आंसर आ रहा है, तो क्यों हम 12 बार अंडर रूट पे जाए? 1/4 मतलब 2 टाइम्स अंडर रूट, 1.1273 अंडर रूट 1.00103 इज इक्वल टू 1.0304041 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। आर इज इक्वल टू, ये 1 इधर आके लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा? 0.03041, राइट। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 3.04%, लेकिन क्वार्टरली है। तो हमने यहां आर को डिवाइडेड बाय 4 किया होगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई 4 करके एनुअल रेट निकाल लो। मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12.16% पर एनम का रेट बैंक बी को ऑफर करना चाहिए, तो मनदीप बैंक बी की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तब तक हम नहीं कर सकते जब तक कि ई का फैक्टर गिवन क्वेश्चन में ना हो। तो आप क्वेश्चन में जो दिया है उसको यूज करके निकाल लो ई टू द पावर आर टी। अब जो क्वेश्चन दिया है, मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा प्रिंट होगा जो आंसर में दिया, इन्होंने पूरे चैप्टर में ऐसा ही किया है कि ई के फैक्टर गिवन नहीं है और सॉल्यूशन में ई के फैक्टर यूज किया है। तो आपको एग्जाम में तब तक इंतजार करना है जब तक कि ई के फैक्टर नोट्स में प्रिंट ना हो, मतलब पेपर में प्रिंट ना हो। अदरवाइज 1 प्लस आर टू द पावर एन वाला तरीका हमारे पास है। ठीक है, आज स्कोप वैसे भी अच्छा खासा दिखा है पेनल्टी का। आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में किसी को कोई डाउट? एक बार इनके तरीके पे भी आ जाता हूं मैं।
फॉर्मूला हमने जो पढ़ा वो क्या था, F इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई e टू द पावर आर टी माइनस डी मल्टीप्लाई e टू द पावर आर एम, यानी कि S को भी यहां पहुंचाया, D को भी यहां पहुंचाया, देन S माइनस D कर दिया, राइट। मतलब कैश फ्लो की टाइमिंग अगर सेम है तो वो आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। अब इसकी बजाय अगर इस डिविडेंड को यहां लेके आ जाए, एस में से डी यहां लेस कर दें, देन इसको फॉरवर्ड पे ले जाए, बात एक ही है। इन्होंने ये तरीका यूज किया है और आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए हो इनके सॉल्यूशंस को देखते हुए। आप अपना वाला फॉर्मूला जो बड़ा आसान है वो सीखा है, लगाओ, आंसर इज इट इज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को प्रेजेंट में ला रहे हैं, स्पॉट और डिविडेंड की टाइमिंग सेम हो गई तो अब एडजस्ट किया जा सकता है, यहां पे एडजस्ट कर रहे हैं और फिर उसको फ्यूचर पे पहुंचा रहे हैं, बात एक ही है। क्लियर है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट? ओके, आर गिवन नहीं है तो मान लो कि क्वेश्चन में जो आर यूज किया गया है वो क्वेश्चन में प्रिंट करो आप एक बार कि आर इज इक्वल टू 9%, तो क्वेश्चन में डाल दो आप। प्रिंटिंग मिस्टेक तो ऐसी बहुत सारी मिलेगी। उसके बाद एक गलती इन्होंने की है, वो है कि इन्होंने सॉल्यूशन केवल 6 मंथ वाले दिए हैं। सॉल्यूशन हमें 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ तीनों ही करने थे, क्योंकि पूछा ही क्लियर कि आप कंप्यूट द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट फॉर द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। अब यहां पे एक चीज बड़ी ध्यान रखने की है, कंसंट्रेशन आपका पूरा क्वेश्चन पे रखना। अभी एग्जाम में ये गलती कर दी मैंने, फॉरेक्स में देखा है, आप लोगों में से किसी की परफॉर्मेंस, कुछ 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के कोई कंसंट्रेशन से पेपर नहीं कर पा रहा था। किसी ने भी अच्छे से परफॉर्म किया नहीं है इन फॉरेक्स। कहां डिवाइड करना है, कहां मल्टीप्लाई करना है, यू डोंट नो। मल्टीप्लाई डिवाइड बिड आस्क में गलती कर रहे हो आप, बाकी दूसरी चीजें तो ठीक है। ये वाला तो किसी ने सही नहीं किया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन फॉरेक्स का अगर याद हो आपको, फॉरवर्ड 3 ऑप्शंस दिए थे, एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं है जिन्होंने मल्टीप्लाई डिवाइड और बिड आस्क ही लिया हो। सबके 0 मार्क्स थे उसमें, किसी के 1 मार्क केवल स्टेप का किसी को मिला है, 2-3 स्टूडेंट को, बाकी किसी को नहीं मिला। प्रेजेंटेशन आप दे नहीं रहे हो, बता ही नहीं पा रहे हो आप। बहुत से लोग तो रफ वाली कैलकुलेशन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, यहाँ का टेस्ट हो रहा है मतलब आप एग्जाम मान के ही करो। रफ वाली कैलकुलेशन वही कॉपी में क्वेश्चन जहां हो रहा है वही रफ वाली कैलकुलेशन भी कर दी, फेयर वाला सॉल्यूशन भी लिख दिया, रफ लास्ट वाला पेज यूज करो आप। अगर ये हैबिट आपकी डल गई ना तो एग्जाम में कहीं ना कहीं पेन वहां पहुंच जाएगा, और एक बार आपने लिखा और फिर काटोगे, एकदम गलती से आप लिख दोगे और फिर काट दोगे वहां से, फिर पीछे वाले पेज को यूज करोगे, गलती वो कहीं ना कहीं नोटिस तो होगी ना एग्जामिनर को, मान के चलना मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। किसी ने 50% भी स्कोर नहीं किया फॉरेक्स में, कल आपको वर्किंग कैपिटल की कॉपीज भी मिल जाएगी, वहां पे भी देखते हैं कि किसी ने मोर देन 50, 60 का क्राइटेरिया था मेरा कि किसी मोर देन 60 करेगा तो उसको सिल्क ऑफर की जाएगी। यहाँ तो 50 भी क्रॉस नहीं कर रहे हो आप। कम से कम इंटरनल इवेल्युएशन हो गया, जिन लोगों ने टेस्ट दिया है उनको पता तो चल जाएगा कि एग्जाम में क्या करना है। लिखा है मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या करना है आपको, और फिर भी आपकी कॉपी के बाद मुझसे इंडिविजुअल डिस्कशन कर लेना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बता दूंगा। हाँ, 21 में क्या चीज ध्यान रखने की है कि पहले मैं हम 1 मंथ का देखते हैं, 1 मंथ का ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और डी लिमिटेड का, ठीक है। 1 मंथ में जब आप जाओगे तो फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा तीनों ही केस में? नहीं, 1 प्लस आर या ई टू द पावर आर टी, जो भी, अगर ई के फैक्टर गिवन होते थे, फॉर्मूला बोलो आप, एस मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर टी माइनस डी, गलत। डिविडेंड कब आता? जब उस टाइम पीरियड के बीच में डिविडेंड होता। अब 1 मंथ आप जब कर रहे हो तो 1 मंथ यानी कि एएम, बीएम, डीएम लिमिटेड में किसी में
1 मंथ के अंदर अंदर डिविडेंड है ही नहीं, तो डिविडेंड का इम्पैक्ट लेस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिविडेंड अभी तक मिला ही नहीं है। वो वही वाला एग्जांपल की पेन पे लॉटरी लगी थी, आज के 3 महीने बाद लॉटरी मिलेगी, लेकिन आपको पेन बेचना है 1 महीने बाद ही, तो 1 महीने बाद जब बेचोगे तो लॉटरी का अमाउंट अभी भी इस पेन में जुड़ा हुआ होगा। लेस हम तब तक नहीं करेंगे जब तक वो लॉटरी का अमाउंट हमें ना मिले। तो यहां डिविडेंड मिल गया क्या 1 महीने में किसी भी कंपनी में, तो लेस नहीं करेंगे। चलो 2 महीने वाला देखते हैं। 2 महीने वाले में बीएम लिमिटेड और डीएम लिमिटेड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बीएम और डीएम माइनस डिविडेंड नहीं होगा, श्योर? थ्री मंथ वाला, मैंने 2 मंथ बोल दिया गलती से, 3 मंथ वाला, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ। बीएम और डीएम की बात करते हैं पहले। बीएम और डीएम में माइनस डी वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? अगर किसी का आंसर ये कि दोनों में नहीं लगेगा तो आप गलत हो अगेन। डीएम यानी कि तीसरी कंपनी में नहीं लगेगा, लेकिन बीएम लिमिटेड में डी वाला फॉर्मूला लगेगा। बस वो बात अलग है कि एस मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर टी माइनस डी मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी की टाइमिंग ऑलरेडी 3 मंथ है। ऐसा भी क्वेश्चन किया था एक कोई एनुअल डिविडेंड ऑफ, जिसमें डी माइनस तो किया था, लेकिन टाइमिंग क्योंकि ऑलरेडी वो फ्यूचर डेट पे अवेलेबल है, तो माइनस डी होगा, मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर टी, आर एम नहीं होगा। लेकिन ए एम लिमिटेड में फॉर्मूला जो लगेगा वो पूरा लगेगा, एस मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर टी माइनस डी मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर एम, और एम इज इक्वल टू यहां पे कितना होगा? 2 मंथ्स, नहीं 2 मंथ्स नहीं, 1 मंथ्स, क्योंकि 2 मंथ में डिविडेंड मिल रहा है, वहां से लेके मैच्योरिटी तक का टाइम कितना? 1 मंथ। और जब 6 मंथ में आप जाओगे तो 6 मंथ में सभी के केस में फॉर्मूला लगेगा एस मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर टी माइनस डी मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर एम। क्या जो ओरली बोला गया है वो समझ आया? क्लियर है? कोई आपत्ति नहीं है? तो इन्होंने 6 महीने वाला ही किया है, आपको 1 मंथ और 3 मंथ वाला भी क्वेश्चन करना है। तो फिर आंसर सेम है। कौन सा वाला पार्ट? एएम लिमिटेड। नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा। रेट क्वेश्चन में दी होगी हमेशा, मतलब आप यहां प्रिंट कर दो कि ये रेट क्वेश्चन का पार्ट है, राइट? तो आप लिख दो कि आर इज इक्वल टू 9%, क्वेश्चन में जाके प्रिंट कर दो। ए वाला चेक नहीं हो रहा है आपका क्वेश्चन? ठीक है, ए वाला हम चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने अपना वाला ही लगाया? नहीं, आपको ई के फैक्टर अगर यूज कर रहे हो तो वही करना है जो आपके क्वेश्चन में। एक्चुअली इनके ई के फैक्टर जितने हैं वो इन्होंने सबको प्रेजेंट में लिया और फिर सबको फ्यूचर में लगे। तो हो सकता है कि कुछ ई के फैक्टर जो क्वेश्चन ने दिए हैं वो हमारे लिए काम के ही ना हो, और जो हमें चाहिए वो क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, ये भी पॉसिबल है, राइट? तो ई टू द पावर आर टी वाला फैक्टर एज इट इज मत उठाओ। आपका ई टू द पावर आर टी क्या आ रहा है, अगर वही आ रहा है तो उठा लो, वो नहीं आ रहा तो फिर आंसर चेक हो ही नहीं सकता। बट चलो 1 प्लस आर टू दी ई टू द ई टू द पावर आर टी इज नॉट गिवन, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 1 प्लस आर टू द पावर एन, हम उससे करते हैं, आंसर इसके आसपास आएगा, केवल पॉइंट में डिफरेंस आएगा। चेक कर लेते हैं। एस मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस डी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर एम इज इक्वल टू फॉरवर्ड।
स्पॉट कितना है इन केस ऑफ एएम लिमिटेड? 4550, 4550 मल्टीप्लाई 1.09, तो पूरे साल की रेट है। हमें कितनी चाहिए? केवल 6 महीने की। कैसे पता चल रहा है 6 महीने? ये एस है, ये एफ है, यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है वो 6 मंथ है, और यहां पे एक डी है जो 2 मंथ बाद मिल रहा है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस एम इज इक्वल टू 4 मंथ हो जाएगा। तो यहां रेट को हमें एन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, यानी कि रेट 9 है तो हमें लेना है 4.5 यानी कि 1.045 माइनस डी कितना है? डिविडेंड 50 रुपए, 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू द पावर एम। अब m कितना है? केवल 4 मंथ, r को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। r कितना है? टोटल 9%, तो 4 महीने का r कितना होगा? 3%, यानी कि 1.03। अब इसको सोल्व करो आप, आपका आंसर उनके आंसर के आसपास होगा। 4703 पॉइंट कितना? 25। चेक कर लो। ठीक है, ई के फैक्टर क्वेश्चन में देंगे। अगर मान लो आप ई के फैक्टर यहां पे लिखते, यहां पे यूज करते, मान लो तो यहां करते ई टू द पावर 0.09 इंटू 6/12 इज इक्वल टू ई टू द पावर, इसको सोल्व करो आप, 0.045 आ रहा है क्या? ये आ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि ई टू द पावर 0.045 इज इक्वल टू 1.04 समथिंग, कुछ वैल्यू गिवन होगी। फर्क नहीं पड़ेगा ना, ई के फैक्टर अलग होंगे। ओके, क्वेश्चन में गिवन हो ऐसे तो, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको दोनों तरीके पता है, यू हैव बोथ वे, आप उस तरीके से कर लो। अगर ई के फैक्टर वैसे गिवन है तो बिल्कुल देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वो सारे फैक्टर देंगे। ई के फैक्टर जितने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस में हो सकते हैं वो सारे फैक्टर देंगे, अगर देंगे तो, या फिर पूरी टेबल दे देंगे कि ई के फैक्टर की ये टेबल है, आप निकाल लो। ठीक है क्या? यहां कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में कोई डाउट? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मतलब सबसे लास्ट में इन्होंने एक लाइन भी दे दी है कि एक स्पॉट प्राइस इन्होंने निकाली है, एडजस्टेड स्पॉट प्राइस इज लोअर देन थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस एंड आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। आप तो क्या करो, नॉर्मल क्वेश्चन को पढ़ो। 4 month यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक इज करंटली सेलिंग एट 5. द स्टॉक प्राइस इज 66, स्ट्राइक प्राइस इज 60 एंड डिविडेंड ऑफ 0.8 is expected in 1 month. The risk-free rate is 12% per annum for all maturities. Do you have any arbitrage opportunity? अब यहां पे आप फ्यूचर प्राइस निकाल के कंपैरिजन फ्यूचर प्राइस से कर नहीं पाओगे, रीजन बीइंग कि कोई फ्यूचर प्राइस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। वरना अभी तक तो हमने क्या किया था, हमारी एक एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस निकाली थी और उस एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस को कंपेयर किया था। अब यहां पे अब इनके तरीके पे जाना पड़ेगा कि वो जो प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं स्पॉट प्राइस एडजस्टेड निकाल रहे हैं, उस स्पॉट प्राइस को कंपेयर कर लो आप। स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड में अगर कोई डिफरेंस आता है देन आप बोल दो कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। आप बता नहीं सकते टेबल बना के, क्यों? क्योंकि डेटा गिवन नहीं है।
आपको केवल इतना पूछा है कि इज देयर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, तो प्राइसेस में डिफरेंस मतलब आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। कैसे करेंगे हम नहीं बता सकते, रीजन बीइंग क्वेश्चन डेटा इज नॉट अवेलेबल। बस इतना सही पूछा है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का केवल एक पार्ट आप कर सकते हो, दूसरा वाला पार्ट कहीं बीटा वाला तो नहीं, दोनों आराम से कर सकते हो, ये तो दोनों हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इसकी आर्बिट्रेज वाली जो स्टेप्स दी है वो हमें समझ ना आई हो। राइट, ऐसा हुआ है। और डिविडेंड भी पता नहीं कहां से ले आए हो। यस, डिविडेंड है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं है। डिविडेंड इज नॉट गिवन, उन्होंने डिविडेंड ले लिया, पता नहीं कहां से लिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है, हालांकि उन्होंने जो लास्ट आंसर दिया है उसमें डिविडेंड का इंपैक्ट दिया ही नहीं। मतलब इन्होंने तो बस प्रिंटिंग की है, अब ये वाली लाइन कहीं और से प्रिंट हो गई है, बस ये मान लो आप। हम तो हमारे तरीके से करते हैं, जैसा आर्बिट्रेज टेबल हमने सीखा है, वो तीन चीजें कि शॉर्ट पोजीशन है तो स्पॉट में उसकी अपोजिट पोजीशन लेंगे, लेंडिंग बोरोइंग करेंगे, वो याद है। आज क्या होगा, ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे शॉर्ट प्रॉफिट होना है, वैसा ही करते हैं। आंसर इनके आंसर से मैच होगा 100%। देख लेते हैं। फ्यूचर प्राइस तो आपने निकाल ली ना, फ्यूचर प्राइस तो बड़ी आसान थी ना, कि स्पॉट प्राइस दी है, ये 2.6 नहीं है, ये 6 मंथ्स ही है। वो तो पॉइंट नंबर 2 इनको प्रिंट करना था, वो भी गलत, वो 2 को काट दो आप। दिस इज 6 मंथ फ्यूचर प्राइस पर शेयर इज 2028। Assuming it is possible to borrow money in the market for transaction in security at 12% per annum, you are required to calculate theoretical minimum price of 6 month future। और उसके बाद आर्बिट्रेज, मतलब पहले तो आपको क्या निकालना है, फ्यूचर प्राइस। F इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई E टू द पावर RT। मान लेते हैं हम कि क्वेश्चन में गिवन है, ताकि इनके डेटा को हम बस मैच कर पाए, वरना नहीं होगा तो हम तो 1 + R टू द पावर आंसर कर ही रहे। S मल्टीप्लाई टू द पावर RT, S कितना है 1820 मल्टीप्लाई E टू द पावर 0.12 मल्टीप्लाई 6/12। और आगे बढ़ाते हैं तो 1820 मल्टीप्लाई E टू द पावर 0.06। और आगे बढ़ाते हैं, ये मानते हुए कि क्वेश्चन में E का फैक्टर गिवन है, वो क्वेश्चन वाला फैक्टर एज इज इट उठा के यहां लिख लो 1.0618, ये मानते हुए कि क्वेश्चन में प्रिंट है। तो फॉरवर्ड प्राइस कितना आया 1932 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1932.47 1932.47। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट आपको बनाना, आर्बिट्रेज टेबल जब आप बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी क्या, टुडे, फिर ड्यू डेट पे आप कोई भी प्राइस मान लो, आपका आंसर सेम होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के डेटा को देखते हुए पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं से डिसाइड होगा कि आपकी फ्यूचर प्राइस जो दी है वो कितनी है 2028, और आपने जो कैलकुलेट की है वो कितनी है 1932। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन
शॉर्ट पोजीशन मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशन एट 1932. दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्राइस. हमेशा याद रखना कि इस पे सौदा कभी नहीं होगा. ट्रांजैक्शन किस पे होगा? जो एक्चुअल फ्यूचर अवेलेबल है, यानी कि 2028 पे बाय करने में फायदा है कि 2028 पे सेल करने में फायदा है. तो हम जब सोच रहे हैं कि प्राइस इतनी हो जाएगी तो बेटर है कि 2028 पे सेल कर दें. यानी कि पहला ट्रांजैक्शन हो जाएगा शॉर्ट पोजीशन एट द रेट 2028 आज के दिन. कुछ नहीं. दूसरा क्या होगा? स्पॉट बाय. इसका जस्ट अपोजिट ट्रांजैक्शन कितने में होगा स्पॉट बाय? 18-20. अब इसके लिए पैसे चाहिए, मतलब ये पैसा हमारी पॉकेट से चला जाएगा, तो इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे? बोरोइंग करनी पड़ेगी एट द रेट 12% से. 1820 वहां से बोरोइंग करके वहां खरीद लेंगे शेयर आज की पोजीशन. ड्यू डेट पे व्हाट एवर यू वांट, आप कोई भी प्राइस मान लो, आंसर पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा. ड्यू डेट पे मान लेते हैं कि अब प्राइस 1000 है. दूसरी प्राइस आप जो मानना चाहो मान लेना. 1000 प्राइस है तो 2028 में हमने शॉर्ट पोजीशन ली, प्राइस हो गई 1000. क्या कोई फायदा होगा? नुकसान हो गया? नुकसान हो गया. शॉर्ट पोजीशन लिया आपने 2028 में सेल कर दिया, अब प्राइस हो गई 1000, मतलब 1000 इसका फायदा है. यहाँ पे स्पॉट बाय किया तो वहाँ पे स्पॉट सेल करना ही करना है. 1000 रुपए आपकी पॉकेट में और आ जाएगी. अब 1820 की बोरोइंग का विद इंटरेस्ट रीपेमेंट होगा. ये इंटरेस्ट वैसे तो हम कैलकुलेट नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए बस मान लो कि e टू द पावर RT से इसको सोल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर मैच करने के लिए बस. वरना फिर हम एग्जाम में तो 1 + r टू द पावर n यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास e टू द पावर RT अवेलेबल नहीं है. क्या इस लोन को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? मतलब लोन 12% से 6 महीने का इंटरेस्ट आधा होगा. e टू द पावर RT मतलब सेम ही आएगा. सेम ही आएगा तो 1820 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो इतने लोन का रीपेमेंट आएगा 1932.47. हम मान लेते हैं कि यही फैक्टर गिवन है 1932.47 हमें विद इंटरेस्ट रीपेमेंट करना है. राइट. आप डिफरेंस निकाल के देख लो आंसर कितना है. 95.52. क्या क्वेश्चन का आंसर मैच हो रहा है? देयर इज नो रोल ऑफ डिविडेंड. इन्होंने डिविडेंड प्रिंट करके दे दिया है, कोई रोल नहीं है. आप एग्जाम में ये टेबल बना के जरूर आओगे, देन एक्सप्लेनेशन में तो ऐसे ही दोगे, बट ये टेबल आपके आंसर को जस्टिफाई कर देगी. समरी है ये जो एग्जामिनर को क्लियरली बताएगी कि हाँ ड्यू डेट पे ऐसा हुआ है, ड्यू डेट की प्राइस आई, तो कम से कम वो थोड़े से ज्यादा मार्क्स दे पाएंगे. यस. फर्स्ट वाला हाँ ठीक है, वो तो नंबरिंग. आप 66 में से 0.7920 लेस करो. उन्होंने प्रिंट ही गलत कर दिया है, वरना है वो 65 ही, तो उसको करेक्ट कर लो. 65.2080 हो.
कौन सा 5 रुपए? 22 सेकेंड वाले की बात कर रहे हो कि फर्स्ट वाले की? हाँ हाँ, 5 रुपए बस, ये प्रीमियम का अमाउंट है, नहीं कोई रोल नहीं है इसका। आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं बताता हूं। आप ऐसा करो, एक तरीका और, कि आप क्या करो, आप आपका थ्योरेटिकल प्रीमियम अमाउंट निकालो। तो भूल जाओ इस तरीके को। थ्योरेटिकल प्रीमियम नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो फॉरवर्ड प्राइस है। प्रीमियम मतलब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का निकाल रहे हो तो क्या होगा, वीएस माइनस ई की प्रेजेंट वैल्यू, वो निकालो। उसमें और इस प्रीमियम में अगर डिफरेंस है तो भी आर्बिट्रेज। कि हम सोच रहे हैं कि प्रीमियम इतना होना चाहिए और वाकई में प्रीमियम इतना है, आर्बिट्रेज कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा लो ना। हमें टेबल बनानी ही नहीं है। टेबल क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। वी कैन नॉट प्रिपेयर टेबल। केवल इतना पूछा है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं। 4 रुपए आता, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड प्रीमियम, मतलब कैलकुलेटेड प्रीमियम एंड एक्चुअल प्रीमियम, वी कैन गो फॉर आर्बिट्रेज। आपको 4 रुपए लग रहा है, सामने वाला 5 रुपए, मतलब हमारे मार्केट में 5 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो बेटर है ना कि यार 5 रुपए वसूल कर लिया जाए। हमें 4 ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में इंपैक्ट आके 1 रुपए का कमाई हमारा हो जाएगा एट द एंड, राइट। शो कर ही नहीं सकता आप, नहीं करना आपको। पूछा ही केवल इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, राइट। यहां पे आप कोई भी प्राइस मान लो, आपका आंसर वही आ रहा है क्या? वही आ रहा है। अब ये क्वेश्चन को मैच करने के लिए था, इन एग्जाम आपको दोनों ही जगह, यहां पे भी और यहां पे भी 1+r⁴n यूज करना है। उसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा, बस 93 पॉइंट समथिंग कुछ, 98 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, बस वो फर्क आएगा। बाकी वो भी सही है क्योंकि ई का फैक्टर गिवन नहीं है, ठीक है। ईमानदारी फिर पूछ लेता हूं, कितने लोगों ने ईमानदारी से पूरा प्रैक्टिस मैनुअल डेरिवेटिव्स का किया है? लास्ट के 2 मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। लास्ट के 2 को छोड़ के सब कुछ कर लिया है। उल्टा क्वेश्चन यहां समझ नहीं आ रहा है, नहीं आया? नहीं, मैं कोई पेनल्टी के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बस पूछ रहा हूं कि उन लोगों को वो सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने किया है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया ना, उनको बैक ऑफ द माइंड में ऐसा कुछ लग रहा है यार कि काश ट्राई कर लेते तो समझ आता, ये फिर अभी क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बस ये कुछ प्री अज्यूम कर रहा हूं मैं चीजें, कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें ये दिक्कतें आई होगी और उसका सोल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 23 में कोई डाउट? कितना आ रहा है? 12.3। इन्होंने अगेन 9.3 जो किया है वो डिविडेंड को इग्नोर करते हुए कर दिया है, बस डिविडेंड को माना ही नहीं है। आप जब करोगे डिविडेंड को नहीं मानोगे 9.3 आएगा। डिविडेंड अगर क्वेश्चन में है, डिविडेंड को मान लोगे तो डिविडेंड जोड़ दो उसमें। 3 रुपए का अंतर वही है ना, कि इन्होंने 9.3 जो लिया है वो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है, आप लोगे डिविडेंड को इंक्लूड करते हुए, इट विल बी इंक्लूडिंग डिविडेंड। मतलब डाउट सोल्व करने में कोई डाउट, वहां कोई डाउट नहीं है, कंसेप्चुअली क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आराम से। 25 पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिख लो। इसका केवल एक पार्ट आपने कर लिया होगा, वो है फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कर ली होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया ना समझ आया होगा और ना अभी समझ आएगा। वो पोर्टफोलियो में आज के लेक्चर के एंड के बाद कल ये क्वेश्चन घर पे कर लेना। इवन आज के लेक्चर के एंड के बाद भी नहीं कर पाओगे, रीजन बिंग ये क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन और छोड़ा है आदर्श लिमिटेड वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में। तो जब तक वो नहीं करेंगे, बीटा का नॉलेज होने के बाद उस क्वेश्चन को करेंगे, और उसको करने के बाद आप कोई से भी क्वेश्चन जो मैं अभी छुड़वाऊंगा आज, वो आप बाद में कर लेना। यस,
व्हेन डिविडेंड इज गिवन इन परसेंटेज टर्म नॉट इन अमाउंट टर्म, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? याद करो आप, एस मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर माइनस डी, परसेंटेज में परसेंटेज एडजस्ट कर दो, मतलब 9 में से 6 लेस कर दो तो आर में कितना बच जाएगा? 3%। याद आ रहा है फॉर्मूला? लिखो आप, इसी के सामने लिख दो, एफ इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई ई टू द पावर आर माइनस डी इंटू टी। लिखा है हमने, कैटेगरी बना के लिखा है कि व्हेन डिविडेंड इज गिवन इन परसेंटेज टर्म, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा, राइट। प्रैक्टिस की जरूरत है बस आपको, बिफोर टेस्ट एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, टेस्ट होने से पहले। अब टेस्ट इस वीक में, कमिंग वीक में फॉरेक्स तक टेस्ट हो चुके हैं, राइट। उसके बाद टॉपिक हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग भी फॉरेक्स के बाद ही हुआ है। तो कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का मिक्स टेस्ट इस वीक में कभी भी हो सकता है। टेस्ट के टाइम क्लास, कौन सी क्लास? क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक सो, इसे समझने की हमें जरूरत पड़ सकती है। अगेन इनके तरीके पे मत जाओ आप, नॉर्मल हमारे तरीके पे जाते हैं। द जनवरी पेपर्स फ्यूचर ट्रेडेड एट 1680 एंड द जनवरी ₹18 कॉल, मतलब लैंग्वेज हटाओ, आप तो डायरेक्ट पढ़ते हैं हम। फ्यूचर्स प्राइस जो है वो 16.8 है। 18 रुपीज का कॉल ऑप्शन जो है उसकी प्रीमियम 45 है, 0.45 है, और सेम रुपीज का पुट ऑप्शन है, उसकी प्रीमियम 0.58 है। ये सारी चीजें दी हैं, क्या कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है? भूल जाओ क्वेश्चन ने क्या दिया है। आप कोई ऐसे सौदे करके बताओ, ऐसे ट्रांजैक्शन करके बताओ जिससे हमारा प्रॉफिट सिक्योर हो जाए, श्योर हो जाए। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम श्योर कुछ कमाए? यस, हाँ, स्पेशली शुभम, कोई अपॉर्चुनिटी आप? ₹16 आपकी फ्यूचर प्राइस है, ₹18 पे कॉल ऑप्शन भी है, ₹18 पे पुट ऑप्शन भी है, दोनों का प्रीमियम आपको दिया है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिससे आप एक शॉर्ट गेन कमा लो। कोई भी 2-3 कॉन्ट्रैक्ट आपको सोचना है कि हम इसमें शॉर्ट में चले जाएं, लॉन्ग में चले जाएं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऐसा कुछ कर दे और हमें शॉर्ट प्रॉफिट होगा ही होगा। चलो पहला कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूं, बताना कि ये फायदेमंद है या नहीं। हम शॉर्ट पोजीशन ले लें 16.8 पे, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, बस आपको बताना है कि सही है या गलत है। शॉर्ट पोजीशन ले लें 16.8 पे और इधर से पुट ऑप्शन ले लें हम 18 पे। नहीं, कॉल ऑप्शन ले ही नहीं रहे ना,
16.8 तो योर फ्यूचर प्राइस है ना, बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन आप ले सकते हो उस पर। 16.8 फ्यूचर प्राइस है तो वहां शॉर्ट और लॉन्ग होगा। कॉल और पुट की प्राइस अलग अलग दी है 18-18। तो मैं दो कॉन्ट्रैक्ट आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो हो सकता है या नहीं हो सकता बस ये बता दें, मतलब पॉसिबल तो है, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं ये बता देना। शॉर्ट पोजीशन यानी कि हमने बेचा 16.8 पे और इधर से पुट ऑप्शन ले लिया 18 का जिसपे प्रीमियम हमने पे किया, क्या फायदेमंद है ये वाला सौदा? क्यों नहीं है? कोई प्रैक्टिकली बता सकता है ऐसा? कुछ सोच पा रहे हो यार? आप दोनों में ही क्या सोच रहे हो, मार्केट गिरेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आप 16.8 से भी ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर 18 का पुट ऑप्शन लेके छोड़ दो ना। अगर दोनों पे लेके क्या मतलब है, बात समझ आ रही है क्या? कि 18 का पुट ऑप्शन ले लो जिसमें थोड़ा सा प्रीमियम देना है, मार्केट आपको लग रहा है कि गिरेगा ही गिरेगा तो फायदा, लेकिन ये स्पेकुलेशन है, आर्बिट्रेज नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नहीं कि मार्केट गिरेगा ही। हमें क्या पूछा है? आर्बिट्रेज। ये सिचुएशन मैंने जो बोली वो तो समझ आई कि आप दोनों ही केस में सेल कर रहे हो, दोनों ही केस में सेल कर रहे हो तो मार्केट गिरेगा तो फायदा होगा, मतलब गिरेगा तो, जैसे ही ये वर्ड आया मतलब नॉट फिक्स, स्पेकुलेशन है, आर्बिट्रेज नहीं है। आर्बिट्रेज मतलब तो आपका शॉर्ट कुछ ना कुछ होना ही है। चलिए दूसरा सौदा, एक मिनट सारे कॉम्बिनेशन पे आ जाता हूं उसके बाद। दूसरा सौदा कि आप लॉन्ग पोजीशन ले लो 16.8 पे और कॉल ऑप्शन ले लो 18 पे। दोनों में अगेन स्पेकुलेशन दिख रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो फायदा है, नहीं तो नुकसान है। चलो शॉर्ट पोजीशन ले लो 16.8 पे और कॉल ऑप्शन ले लो 18 पे। ये तो नुकसान है कि ज्यादा में खरीद रहे हैं राइट टू बाय और कम में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। क्या इसका अपोजिट लॉन्ग पोजीशन 16.8 और इधर से पुट ऑप्शन 18 का, क्या कोई आर्बिट्रेज हो गया यहां पे लास्ट वाले केस में? कैसे फायदा हो गया कि 16.8 पे हमने खरीदा और 18 पे हमने बेचा, राइट? मार्केट अलग अलग है, 18 पे हमने बेचा, फायदा कितने का हो रहा है? 1.2 का एक एक्सपेक्टेड फायदा, लेकिन हमें प्रीमियम केवल देना पड़ रहा है कितना? 0.58। मतलब क्या शॉर्ट प्रॉफिट कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है? यस, तो फिर हम बोलेंगे देयर इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, वी शुड गो फॉर लॉन्ग पोजीशन एट 16.8 and we should go for put option at 18 at a premium of 0.58. कंसंट्रेशन लेवल आपको यही रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 27 में कोई डाउट? हो गया, आराम से हो गया। 28 पे लिख दो अगेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, 29 में कोई डाउट? हो गया। 30 में इट मे बी पॉसिबल, हालांकि सॉल्यूशन अगर आपने देख लिया होगा तो समझ तो आ गया होगा, बट फिर भी 30 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में आप अच्छे से समझ भी पाओगे, प्रेजेंट भी कर पाओगे। एक शेयर है जो कितने पे कोट है अभी? 320 पे। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आफ्टर 6 मंथ हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। मार्केट प्राइस 180 भी हो सकती है, 260 हो सकती है, 280 हो सकती है, जिनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज उसके सामने दी है। A put option with a share price with a strike price of 300 can be written. मतलब एक पुट ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास जिसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 300।
You are required to find out the expected value of option at maturity. At maturity मतलब on due date. On due date पे फॉर्मूला in case of put option कौन सा लगेगा? E माइनस VS या 0 दोनों में से जो भी मैक्सिमम है. अब मैं जो लिखता हुआ जा रहा हूं बोर्ड पे वही इंटरप्रीट करते हुए जाना कि क्या समझ आ रहा है या नहीं. वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन एट एक्सपायरी डेट E माइनस VS या 0 दोनों में से जो भी मैक्सिमम है. आपके नंबर ऑफ केसेस यहां पे दिए हैं जहां आपके पास एक्सरसाइज प्राइस है 300 हर केस में 300 ही रहेगी. एक्सरसाइज प्राइस चेंज होगी क्या? कितने टोटल कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी 300 300 300 और मार्केट प्राइस कितनी है 180 260 280 320 400. क्या वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन ईच केस में निकाल सकते हो क्या आप? E माइनस VS या 0. This minus this 120. This minus this 40. This minus this 20. 0 0. जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1. एवरेज निकालना हमने सीख लिया. When probability is given summation px दिस इंटू दिस इसका टोटल क्या एवरेज होगा? ये आपका वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन होगा. कितना? 30. चेक कर सकते हो आप. ठीक है क्या? तो वो फॉर्मूला लिखना पहले, उस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन लिखना और एक्सप्लेनेशन के बाद ये टेबल आपको बनानी है इन एग्जाम. फॉरेक्स में एक चीज की कमी मुझे और दिखी कि मैंने वहां स्पेशली बोला था कि वो कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है. वर्ड यूज किया था स्पेशली कमेंट्री. याद आ रहा है कुछ कि आप जो लिख रहे हो उसको बताना भी पड़ेगा कि ये क्यों लिख रहे हो. राइट. किसी एक बंदे ने लिखा था ऐसा कि वो पूरा कि हमें कवर रेट के लिए, क्योंकि डीलर ने सोल्ड किया है तो कवर रेट के लिए हमें बाय करना पड़ेगा और फॉर बाय वी हैव टू कैलकुलेट आस्क रेट एंड द कैलकुलेशंस आर एज फॉलोज. ऐसा किसी ने लिखा है, एक या दो स्टूडेंट ने, बाकी किसी ने नहीं लिखा है. सीधा सॉल्यूशन आधे मार्क्स, सीधे आधे मार्क्स. जिन जिन ने उम्मीदें की होगी फॉरेक्स में अच्छे मार्क्स की, आपको समझ आ जाएगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं. टाइम पे डिस्कशन वो कर रहा हूं मैं. कॉपी आप मुझसे बाहर कलेक्ट कर लेना. कोई मार्क्स किसी के अनाउंस नहीं कर रहा, ना मैंने टोटल किया है. टोटल आप खुद ही करोगे. तो इट वुड बी बेटर कि वो मार्क्स प्रेजेंट किए जाए और वो फील करवाया जाए. ऐसा नहीं, आपको खुद ही फील हो जाना चाहिए बस. 31 में कोई डाउट? आराम से हो गया. 32 में डाउट तो नहीं रहा होगा, लेकिन एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको करेक्ट कर लो आप. प्रिंटिंग मिस्टेक में पे ऑफ टेबल 1 दिख रही है कॉल ऑप्शन की. उसमें प्रीमियम इन्होंने 30 लिख दिया है. उस 30 को काट के 20 कर दो. सॉल्यूशन इज राइट. सॉल्यूशन उन्होंने 20 के हिसाब से ही किया है, बट वहां 30 लिख दिया है. बस आपने गलत काट दिया है. जहां प्रीमियम लिखा है ऊपर नेट पे ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 माइनस प्रीमियम ऑफ 30, इसको काट के आप 20 लिखो. वो तो 30 है जो सही है, वो सॉल्यूशन इज ओके. मतलब इनका आंसर जो आ रहे हैं 20 माइनस 20 और प्लस 30, ये आंसर सही है. ये 20 के हिसाब से ही है. बाकी क्वेश्चन अगर किसी ने किया होगा, क्या आंसर ये मैच हो गए जो क्वेश्चन के आ रहे हैं? बस प्रिंटिंग एरर केवल इतना सा था. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप अलग अलग बनाओ, लेकिन इन्वेस्टर एक ही है ना, तो उसकी नेट पोजीशन भी बताओ कि कॉल ऑप्शन में इतना लॉस इतना प्रॉफिट, पुट ऑप्शन में इतना लॉस इतना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना इतना. बात समझ आ रही है क्या? हम इसको इंडिविजुअल ना मानते हुए कॉल और पुट दोनों को
कंबाइन करते हुए जाएंगे। तो टेबल इन्होंने भी अलग अलग बनाई और बाद में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की एक कंबाइंड टेबल बनाई है, क्योंकि इन्वेस्टर एक ही है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है कॉल और पुट का, वो उसी का है, उसी बंदे का। क्लियर है? उसके बाद 33, 34, 35 और 36 सारे स्वैप के क्वेश्चन थे। प्रिंटिंग एरर जरूर है सॉल्यूशन में, बाकी आपके आंसर्स तो सभी के आ गए होंगे। एक तो पहले क्वेश्चन में कोई एरर है क्या? ये 0.5 ये बराबर है क्या? 0.5 ही आ रहा है ये। ओके, यहां कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में एरर है, मतलब 34 क्वेश्चन नंबर में आपका नेट पे ऑफ ये नहीं आ रहा है। आपका नेट पे ऑफ शायद 0.40 आ रहा होगा, उसको 0.8 को काट के 0.40 कर दो, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0.2 हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आंसर में भी चेंज आ जाएगा। उस अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल आंसर आया होगा वो देख लेते हैं। पीक्यूआर को कौन सा लोन चाहिए था? फ्लोटिंग। तो पीक्यूआर को फ्लोटिंग कितने में मिल रहा था? लाइबोर प्लस 0.1, इसमें से माइनस करोगे आप क्या? 0.2, तो लाइबोर माइनस 0.1 आ जाएगा उसकी कॉस्ट, और दूसरे वाले की कॉस्ट 13.2 आ जाएगी। यही हो रहा है? किया क्वेश्चन शुरू भी नहीं किया, 29 तक ही किया। 33 में आंसर में वेरिएशन है। 6.3 नेट प्रॉफिट। चलिए हम चेक कर लेते हैं। 5 और 6.5 का डिफरेंस, 1.5 का फायदा, 0.4 का नुकसान, यानी कि 1.1 का फायदा। 1.1 में से बैंक कितना ले गया? 0.5, 0.6 का नेट गेन। ओके, इन्होंने 0.5 भी दिया है। यही बोलना चाह रहे हो क्या आप? फाइनल कॉस्ट हाँ 33 में भी एरर है, ऐसा ही बोलना चाह रहे हो ना आप? एक तो नेट गेन जो है ये आपका 0.5 नहीं आ रहा है, ये चेक करना। एक तो ये 0.5 आ रहा है, 0.3, 0.2 ये भी आ रहा है। ओके, अब केवल फाइनल कॉस्ट निकालना है। फाइनल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। 6.5 माइनस वाई को कितना फायदा हो गया? 1 मिनट। X want to borrow US dollar at a floating rate, मतलब X को जो चाहिए वो लाइबोर प्लस 0.5 वाला चाहिए, Y को जो चाहिए वो 6.5 वाला, और Y का शेयर जो है वो कितना आ रहा है? 0.2, यानी कि आंसर होना चाहिए 6.3। ठीक है, उसको 6.3 कर दो। उसको काट के मत करना 6.3, आप आपकी कैलकुलेशन लिखना। 6.5 हमने जो कैलकुलेशन पढ़ी है, 6.5 माइनस प्रॉफिट 0.20 का। दूसरा वाला आंसर सही है क्या? लाइबोर प्लस तो आंसर आएगा लाइबोर प्लस 0.2। ठीक है, लाइबोर प्लस 0.2 एंड 6.3 ये आंसर्स हैं। 34 के आंसर्स चेक हो ही चुके हैं। 35 आंसर हो भी गया, मैच भी हो गया, यहां पे कोई वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, 36 आराम से हो गया होगा। 37 समझ नहीं आया होगा, अब इस पर लिख लो आप बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल और वो अप्लाई करो। इन्होंने किस वे से किया है भूल जाओ, आप तो अपनी 3 स्टेप अप्लाई करो, आंसर विल बी सेम, आंसर वही आएगा। कौन सी 3 स्टेप? कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू एंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन।
राइट। बाइनोमियल प्राइसिंग, ये कहां से पता चल रहा है बाइनोमियल प्राइसिंग? टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ प्राइस एग्जिस्ट। ठीक है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं वो नोट्स में। ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आया है। जैसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाता है और वो आदर्श लिमिटेड वाला क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन ट्राई जरूर कर लेना उसी टाइम, उसको छोड़ना मत बस।